इसकी पीडीएफ ऑलरेडी डाल दी है, जाके चेक कर लो। तो आज हम जो मेन टॉपिक हमारे तो करने वाले हैं वो है हमारा एक मोटिवेशन की थ्योरीज को कवर करेंगे और एक हम लीडरशिप की थ्योरीज को कवर करने वाले हैं। ठीक है, फुल कोर्स में भी हमने इसको डिटेल में पढ़ा हुआ है, तो उसको ही रिवाइज करेंगे एक तरीके से। तो मोटिवेशन की थ्योरीज थोड़ी आसान है और जो आपकी लीडरशिप की है वो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है। मतलब ऐसे नहीं कि बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन वो है कि कुछ उसमें ऐसी चीजें हैं जो नई है, वो आप लोगों को थोड़ा सा उस पर फोकस करना पड़ेगा। तो थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन, ठीक है, मोटिवेशन की थ्योरीज की बात करते हैं। पहले मोटिवेशन का पर्पस आपको पता है, किसी को मोटिवेट करना, ठीक है, किसी को किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए क्या करना, आगे लेके जाना ताकि वो उस काम में लगा रहे। सो हमारे पास दो तरीके के मोटिवेशन के एलिमेंट्स होते हैं। एक है हमारे पास इंट्रिंसिक मोटिवेशन और दूसरा होता है एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। अब इंट्रिंसिक मोटिवेशन कौन सा होता है? इंट्रिंसिक मोटिवेशन वो वाला बेसिकली जो आपके अंदर से आवाज आती है, पर्सनल सेटिस्फेक्शन, क्यूरियोसिटी और सेंस ऑफ अचीवमेंट। आपके अंदर से एक आवाज आती है कि आपको कोई काम करना है। जब कोई चीज आपको अंदर से मोटिवेट करती है तो हम उसको बोल देते हैं कि ये आप लोगों का आंतरिक प्रेरणा है, ये आप लोगों का इंट्रिंसिक मोटिवेशन है। और जब कोई चीज आपको बाहर से, जैसे रिवॉर्ड हो गया, रिकॉग्निशन हो गया या पनिशमेंट को अवॉइड करना है, इस तरीके से चीजें जब आपको बाहरी तौर पे मोटिवेट करती हैं तो उसको कौन सा मोटिवेशन बोल दिया जाता है? दैट इज व्हाट वी कॉल एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। उसको हम कौन सा बोलते हैं? एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। टाइप ऑफ मोटिवेशन दो तरीके की है, मतलब ये मॉनिटरी भी हो सकती है, किसी भी तरीके की हो सकती है। अब हमारे पास सबसे पहले जो थ्योरी है वो है किसकी? वो हमारे पास मास्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स। ऐसा नहीं कि ये थ्योरी आपने पहले नहीं पढ़ी है, पहले भी हमने इस थ्योरी के बारे में डिस्कस किया है। हायरार्की ऑफ नीड, हायरार्की ऑफ नीड किसके बारे में बात करते हैं? अब्राहम मास्लो ने सबसे पहली बार इस कॉन्सेप्ट को दिया था। इट इज वाज प्रपोज्ड बाय अब्राहम मास्लो। द थ्योरी स्टेट्स दैट ह्यूमन नीड्स आर अरेंज्ड इन हायरार्की। बोला कि जो हमारी नीड्स होती हैं वो एक सीक्वेंस में होती हैं, विद बेसिक नीड्स एट द बॉटम। बोला कि जो बेसिक नीड्स होती हैं वो सबसे नीचे होती हैं, सबसे छोटे लेवल पे बेसिक नीड्स होती हैं, और जो सबसे हाईएस्ट लेवल होता है वो सेल्फ फुलफिलिंग होता है। मतलब जिस तरीके से आप आगे बढ़ते जाओगे आपकी जो नीड्स की जो लेवल है वो इंक्रीज होता जाएगा। और उसने बताया है कि जब तक आप अपनी नीचे की नीड्स को फुलफिल नहीं करोगे, जब तक लोअर ऑर्डर की नीड्स फुलफिल नहीं होंगी, तब तक आप हायर ऑर्डर की नीड्स पर नहीं जा सकते हैं। तो सबसे पहले नीचे की लोअर लेवल की जो नीड्स हैं उसको फुलफिल करना पड़ेगा और फिर उसके बाद आप हायर लेवल की नीड्स को फुलफिल कर सकते हैं। तो उसने बेसिकली हायरार्की के लेवल्स बताए हैं। उसने बोला सबसे पहले हमारी फिजियोलॉजिकल नीड्स, इसको बेसिक नीड्स बोला जाता है। फिर हमारे पास सेफ्टी नीड्स आ जाती हैं, फिर सोशल नीड्स आ जाती हैं, फिर सेल्फ एस्टीम आ जाता है और देन सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की नीड्स आ जाती है। तो टोटल 5 लेवल्स की नीड्स उसने बताया है। और जितनी भी थ्योरीज है मोटिवेशन की, याद रखिएगा लगभग सभी ने अपना बेस किसको बनाया है? इसी को बनाया है। तो उसके बाद जितनी भी थ्योरीज आई हैं वो सब इसी थ्योरी को क्या करके बेस बना के आगे चल रही है। जैसे एग्जांपल है, एम्प्लॉइज नीड्स अ सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट एंड फाइनेंशियल सिक्योरिटी बिफोर सीकिंग रिकॉग्निशन एंड पर्सनल ग्रोथ। अगर कोई बंदा पर्सनल ग्रोथ को नहीं फॉलो करता है, मतलब पर्सनल ग्रोथ को या रिकॉग्निशन से पहले उसको कुछ अपनी बेसिक नीड्स को फुलफिल करना पड़ेगा कि उसका वर्क एनवायरनमेंट अच्छा हो और उसको फाइनेंशियल जो स्टेबिलिटी है। इसी नीड को बेस बना के फिर हर्जबर्ग की 2 फैक्टर थ्योरी आती है। कौन सी? हर्जबर्ग की 2 फैक्टर थ्योरी आती है। हर्जबर्ग की 2 फैक्टर थ्योरी का कांसेप्ट किसके द्वारा दिया गया है? दिस वाज प्रपोज्ड बाय फ्रेडरिक हर्जबर्ग। दिस थ्योरी डिवाइड्स फैक्टर अफेक्टिंग जॉब सैटिस्फैक्शन इनटू 2 ग्रुप्स। अब इसने बोल दिया कि जो फैक्टर्स होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, एक हाइजीन होते हैं और एक मोटिवेटर फैक्टर होते हैं। जो हाइजीन फैक्टर्स होते हैं वो सैटिस्फैक्शन डिससैटिस्फैक्शन को प्रिवेंट करते हैं, ठीक है, मतलब जो हाइजीन होते हैं मेंटेनेंस फैक्टर्स को बोलते हैं, दे एक्चुअली प्रिवेंट डिससैटिस्फैक्शन। और जो मोटिवेटर्स होते हैं वो सैटिस्फैक्शन को क्या करते हैं? लीड करते हैं और हाई परफॉर्मेंस की तरफ लेके जाते हैं। तो उसने कुछ फैक्टर्स के नाम दिए हैं। जैसे हाइजीन में जो आपके बेसिक है, ये आपकी जो डिससैटिस्फैक्शन है उसको रिड्यूस करेंगे। जैसे हाइजीन में सैलरी, जॉब सिक्योरिटी, वर्किंग कंडीशन, कंपनी पॉलिसीज। दूसरा मोटिवेटर्स जो आपको मोटिवेट करते हैं आप किसी काम को करें, आप किसी टारगेट को अचीव करें, जिसमें अचीवमेंट, रिकॉग्निशन, रिस्पांसिबिलिटी, ग्रोथ अपॉर्चुनिटी, ठीक है। तो ये वो चीजें हैं जो आपको गाइड करते हैं, जो आपको ट्रिगर करते हैं, जो आपको हेल्प करते हैं कि आप बड़ा सोचें, आप बड़ा करें। फॉर प्रोवाइडिंग अ क्लीन वर्कप्लेस एंड फेयर सैलरी एक हाइजीन है, मतलब आप अच्छा वर्किंग एनवायरनमेंट और फेयर सैलरी प्रोवाइड करें, दैट इज योर हाइजीन फैक्टर्स। लेकिन उसके साथ साथ, क्योंकि अगर ये नहीं होंगे तो वो डिससैटिस्फाइड हो जाएंगे, सो इट प्रिवेंट डिससैटिस्फैक्शन। लाइक ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करोगे तो उससे सैटिस्फैक्शन बढ़ेगी। समझ रहे हो ना? जो मोटिवेटर्स हैं वो सैटिस्फैक्शन को बढ़ाते हैं और जो हाइजीन्स हैं या मेंटेनेंस है वो डिससैटिस्फैक्शन को रिड्यूस करते हैं। उसके बाद हमारे पास मैकग्रेगर की थ्योरीज आती हैं दो, जिसमें थ्योरीज है मैकग्रेगर ने दी है, डॉल्स मैकग्रेगर के द्वारा दो थ्योरीज दी गई हैं। एक है थ्योरी एक्स और एक आती है थ्योरी वाई, और ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट चलती है। अब इसने अपनी थ्योरीज को दो तरीके से डिफाइन कर दिया। इसने बोला कि एक थ्योरी एक्स होती है और एक वाई होती है। एक्स वो लोग होते हैं जो नेचुरली लेजी होते हैं, जिनका अपनी जिंदगी में कोई मकसद नहीं होता, कोई रिस्पांसिबिलिटी नहीं होती और उनको लगातार सुपरविजन की जरूरत होती है, उनको डंडे से काम करवाना पड़ता है। लेकिन उसके ऑपोजिट होती है हमारी कौन सी? थ्योरी वाई, जो बिलीव करती है इंप्लॉइज आर सेल्फ मोटिवेटेड, जो ये बोलते हैं कि जो इंप्लॉइज हैं वो सेल्फ मोटिवेटेड हैं, उनको रिस्पांसिबिलिटी लेनी है और उनको किसी सुपरविजन की जरूरत नहीं है, उनको वो खुद ही अपने अंदर से मोटिवेटेड रहते हैं किसी भी काम को करने के लिए। सो दैट इज प्रपोज्ड बाय डॉगलेस मैकग्रेगर के द्वारा। दिस थ्योरी डिस्क्राइब टू कंट्रास्टिंग व्यू ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन इन द वर्कप्लेस। तो थ्योरी एक्स मैनेजर यूज अ मोर कंट्रोलिंग अप्रोच। तो वो मैनेजर जो थ्योरी एक्स को फॉलो करते हैं, वो मैनेजर जो थ्योरी एक्स को फॉलो करते हैं वो ज्यादा कंट्रोलिंग अप्रोच पे फोकस करते हैं। बट दे डू, उनका जो फोकस होता है वो ज्यादा कंट्रोलिंग अप्रोच पे होता है। जबकि जो थ्योरी वाई वाले लोग होते हैं इनकरेज ऑटोनॉमी एंड रिस्पांसिबिलिटी, ठीक है, वो ऑटोनॉमी और रिस्पांसिबिलिटी है वो ज्यादा देना पसंद करते हैं, ठीक है। उनका जो पर्पस होता है वो ये होता है कि इनको ज्यादा ऑटोनॉमी दी जाए, इनको ज्यादा फ्रीडम दी जाए, क्योंकि अगर ऑटोनॉमी दी जाएगी, अगर फ्रीडम दी जाएगी तो ये ज्यादा बेहतर तरीके से काम कर पाएंगे, ये ज्यादा बेहतर तरीके से आगे बढ़ पाएंगे। तो ये दोनों थ्योरीज है वो एक दूसरे के जस्ट ऑपोजिट चलती है। जैसे
थ्योरी एक्स इज ऑफन अप्लाइड इन हाईली रेगुलेटेड एनवायरनमेंट, वो एनवायरनमेंट जो बहुत ज्यादा रेगुलेटेड है वहां पर इसको यूज किया जाता है। जबकि जो थ्योरी वाई है इज सुटेबल फॉर क्रिएटिव एंड इनोवेटिव वर्क सेटिंग, जो क्रिएटिव और इनोवेटिव वर्क सेटिंग्स होती हैं वहां पर हम थ्योरी वाई का क्या करते हैं बेटा, इस्तेमाल करते हैं। तो ये दोनों थ्योरीज एक दूसरे की क्या है, जस्ट ऑपोजिट। उसके बाद आता है हमारे पास एल्डेपर की ईआरजी थ्योरी। सो ये किसके द्वारा दी गई है, क्लेटन एल्डेपर के द्वारा दी गई है। इसने मास्लो की थ्योरी को क्या कर दिया, मॉडिफाई कर दिया है। इसने ईआरजी तीन पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। मतलब जो एग्जिस्टेंस है उसमें बेसिक नीड्स, फिजियोलॉजिकल और सेफ्टी नीड्स को ले लिया, रिलेटेडनेस के अंदर सोशल नीड्स ले लिया, बिलोंगिंगनेस की नीड्स को ले लिया, थोड़ा सा सेल्फ एस्टीम का हिस्सा ले लिया, और सेल्फ एस्टीम आधा और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को पूरा, मतलब दो यहां पे ले लिया और डे नीड्स यहां पे ले लिया। ये मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया था। तो इसने कुछ नहीं किया, इसने एल्डेपर की थ्योरी को ही क्या कर दिया, सॉरी जो मास्लो की थ्योरी है उसी को मॉडिफाई कर दिया है। तो उसको ईआरजी, ठीक है, ई से एग्जिस्टेंस नीड्स, आर से रिलेटेडनेस, ई से एग्जिस्टेंस नीड, आर से रिलेटेडनेस नीड और जी से ग्रोथ नीड्स। तो इसमें टोटल तीन तरीके की नीड्स हैं, उसकी क्या की है, बात की है। टोटल तीन तरीके की नीड्स के बारे में बात किया। सो इट इज डिजायर फॉर पर्सनल डेवलपमेंट, ठीक है, यहाँ पर बेसिक सर्वाइवल, यहाँ पर सोशल नीड और यहाँ पर पर्सनल डेवलपमेंट एंड सेल्फ फुलफिलमेंट की बात की गई है। जैसे एन एम्प्लॉय में सीक फ्रेंडशिप विद कलीग एंड लेटर एम टू प्रमोशन, अनलाइक मास्लो ईआरजी अलाउ फ्लेक्सिबिलिटी वेयर इंडिविजुअल कैन परस्यू मल्टीपल। तो ये थ्योरी ने एक और कांसेप्ट दिया था जिसका नाम क्या था, फ्रस्ट्रेशन रिग्रेशन। फ्रस्ट्रेशन रिग्रेशन, फ्रस्ट्रेशन रिग्रेशन के अंदर इसने क्या बताया था, इसने बताया था कि मास्लो की तरह जरूरी नहीं है कि आप हमेशा नीचे से छोटी नीड से बड़ी नीड की तरफ ही बढ़ोगे। तो ये क्या बोलता है कि आप बड़ी नीड से छोटी नीड की तरफ भी आ सकते हो, ठीक है। यूपीएससी नहीं हुआ तो आप बैंक के लिए भी तैयार हो सकते हो, ठीक है। तो इस वजह से ये एक फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है कि अगर एक बड़ी एम, मतलब एम आपसे अचीव नहीं हो रहा तो ऐसा नहीं कि छोटे एम पे आप नहीं जाओगे, आप छोटे एम को भी अचीव कर सकते हो। उसके बाद आता है हमारे पास विक्टर रूम्स एक्सपेक्टेंसी थ्योरी, जिसके अंदर ये बोला गया है कि ईआईवी एक्सपेक्टेंसी बिलीव दैट एफर्ट विल लीड टू परफॉर्मेंस। एक्सपेक्ट करते हो कि अगर मैं एफर्ट करूंगा तो उससे परफॉर्मेंस आएगी, परफॉर्मेंस से मुझे लगेगा कि रिवॉर्ड मिलेगा और उस रिवॉर्ड को मैं क्या वैल्यू प्रोवाइड करूंगा, ये मेरी क्या होगी, ये मेरी मोटिवेशन होगी। तो इसका फॉर्मूला क्या है, मोटिवेशन में एक्सपेक्टेंसी, इंस्ट्रूमेंटलिटी और वैलेंस, इन तीनों को आपस में क्या किया जा रहा है, मल्टीप्लाई किया जा रहा है। सो एक्सपेक्टेंसी, इंस्ट्रूमेंटलिटी और वैलेंस को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये हमारे पास रूम्स एक्सपेक्टेंसी थ्योरी क्या हो जाती है, बन के निकल के आ जाती है, ठीक है। दिस इज व्हाट रूम्स एक्सपेक्टेंसी थ्योरी। For example, an employees believe that putting in more efforts, expectancy will lead to promotion and they value the promotion, ठीक है। तो मतलब ज्यादा एफर्ट करोगे तो प्रमोशन मिलेगा, और प्रमोशन को तुम कितनी वैल्यू दे रहे हो, तुम कितना उसको वैलेंस दे रहे हो। वैलेंस का मतलब है कि आप उसको वैल्यू कितना, एक्सपेक्टेशन काम की से एक्सपेक्टेशंस, इंस्ट्रूमेंटलिटी रिवॉर्ड और उस रिवॉर्ड को दी जाने वाली वैल्यू, दैट इज वैलेंस। नेक्स्ट हमारे पास आता है एडम की इक्विटी थ्योरी। अब जो एडम की इक्विटी थ्योरी है ये किसके द्वारा दी गई है, इट वाज गिवन बाय जॉन स्टेसी एडम। स्टेसी एडम ने क्या बोल दिया है, दिस थ्योरी सजेस्ट दैट एम्प्लॉयी आर मोटिवेटेड व्हेन दे परसीव फेयरनेस इन द वर्कप्लेस, इट कंपेयर इनपुट टू द आउटपुट एंड एग्जामिन इक्वालिटी विद पीयर्स। तो ये बोलता है कि इसमें इनपुट और आउटपुट को कंपेयर किया जाता है और ये देखा जाता है कि वो जो बाकी लोगों को मिल रहा है वो सेम मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो इसके अंदर इनपुट और आउटपुट को बराबर रखा जाता है तो सेटिस्फैक्शन है। इनपुट ज्यादा आउटपुट कम है तो डिससैटिस्फाई हो जाते हो, इनपुट कम आउटपुट ज्यादा होती है तो आप क्या हो जाते हो, आप एक गिल्ट वाली सिचुएशन में भी आ जाते हो। तो आप एक ही जगह पर चाहते हो जहां पर इनपुट किसके बराबर रहेगा, आउटपुट के बराबर रहेगा। तो इनपुट में मतलब आप जितना एफर्ट्स डाल रहे हो, अपना एक्सपीरियंस डाल रहे हो ना, और आउटपुट में आपको जो भी सैलरी, जो भी आपको बेनिफिट्स मिल रहे हैं, कंपैरिजन विद अदर्स, और उसको क्या किया जाएगा, दूसरों के साथ कंपेयर भी किया जाता है। Like an employee may feel motivated if they believe that their efforts are rewarded fairly compared to colleagues. Conversely, perceived inequality can lead to dissatisfaction. मतलब आप भी उतना ही काम कर रहे हो, दूसरा भी उतना ही काम कर रहा है, दोनों को बराबर पैसा मिल रहा है, that's totally fine। आप भी उतना ही काम कर रहे हो, दूसरा भी उतना ही काम कर रहा है, उसको ज्यादा पैसा मिल रहा है, आपको कम मिल रहा है, तो आप डिससैटिस्फाइड हो सकते हैं। उसके बाद आता है मैकलेंस थ्योरी ऑफ नीड्स, जिसको लर्न नीड थ्योरी बोला जाता है। लर्न नीड, जिसमें मैंने आपको बताया था PAA या APA, तो प्रपोज किसके द्वारा किया गया था, डेविड मैकलैंड के द्वारा इसको प्रपोज किया गया था। दिस थ्योरी आइडेंटिफाई 3 प्राइमरी नीड्स दैट मोटिवेट इंडिविजुअल्स। तो ये बोला कि हमारे पास टोटल 3 तरीके की नीड्स है, 3 प्राइमरी नीड्स हैं जो मोटिवेट करती हैं किसको, इंडिविजुअल्स को। जिसमें सबसे पहले अचीवमेंट, अचीवमेंट का मतलब होता है डिजायर फॉर एक्सीलेंस एंड एस्टैब्लिशिंग टास्क, किसी काम को अचीव करना। और ये बताया था कि ये मॉडरेट रिस्क अचीवर होते हैं, रिस्क मतलब कम मॉडरेट रिस्क लेते हैं जो अचीवर्स होते हैं, और उसके साथ साथ इनको इमीडिएट फीडबैक की भी जरूरत होती है, दे एक्चुअली नीड इमीडिएट फीडबैक। पावर, जो दूसरों को कंट्रोल करना चाहते हैं, दूसरों को इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं। और तीसरे पे आ जाता है नीड फॉर एफिलिएशन। एफिलिएशन का मतलब डिजायर फॉर रिलेशन एंड सोशल कनेक्शन। तो कुछ लोग होते हैं जो दूसरों के साथ अच्छे रिलेशन बना के रखना चाहते हैं, दूसरों के साथ अच्छा संबंध बना के रखना चाहते हैं। एप्लीकेशन, मैनेजर कैन टेलर देयर अप्रोच बाय आइडेंटिफाइंग व्हिच नीड ड्राइव्स ईच एम्प्लॉय। तो अब इन तीनों का एक कॉम्बिनेशन बना के आप चल सकते हो, जिससे कि आप अपने जो वर्कर्स होते हैं, जो लोग काम कर रहे हैं, उनको आगे लेके जा सकते हो। जैसे मैनेजर्स कैन टेलर देयर अप्रोच बाय अ सेल्स पर्सन मोटिवेटेड बाय अचीवमेंट मे बी ड्रिवन बाय सेल्स टारगेट, व्हाइल मैनेजर मोटिवेटेड बाय पावर सीक इन्फ्लुएंस ओवर टीम डायरेक्शन, ठीक है। क्योंकि इसमें अलग-अलग लोग हो सकते हैं ना, किसी को अचीवमेंट से ज्यादा प्यार होगा, किसी को पावर से ज्यादा प्यार होगा, किसी को एफिलिएशन से ज्यादा प्यार होगा, ठीक है। तो जो नॉर्मल बोलते हैं कि जो एफिलिएशन है इसको थोड़ा सा कम रखो, अचीवमेंट और पावर को ज्यादा रखोगे तो वो आप अपना जो बेहतर क्या होता है सॉल्यूशन है वो निकाल के रख पाओगे। मैनेजर के लिए इन सब चीजों का तैयार होना जरूरी है। खुद पेन भी दिखाओ, खुद पेन भी दिखाओ। ओके, उसके बाद लॉक्स गोल सेटिंग थ्योरी किसके द्वारा दी गई थी, एडवर्ड लॉक और गैरी लैथम के द्वारा दी गई थी। इनके नाम भी याद रखना, ठीक है। एडविन लॉक के द्वारा और गैरी लैथम के द्वारा दी गई थी। दिस थ्योरी स्टेट्स दैट स्पेसिफिक चैलेंजिंग एंड अचीवेबल गोल्स मोटिवेट एम्प्लॉइज टू परफॉर्म बेटर, फीडबैक एंड कमिटमेंट एनहांस इफेक्टिवनेस ऑफ गोल सेटिंग। तो ये क्या बोलते हैं कि अगर सबके गोल सेट होंगे, ठीक है, जैसे ऑब्जेक्टिव सेट होते हैं, अच्छे स्पेसिफिक गोल्स होंगे, अचीवेबल गोल्स होंगे, तो वो मोटिवेट करेंगे काम को करने के लिए। तो फीडबैक और कमिटमेंट का होना जरूरी है। जैसे क्लियर गोल्स हैं, स्पेसिफिक गोल्स हैं, चैलेंजिंग गोल्स हैं और रेगुलर फीडबैक है, ठीक है। ये कुछ कीवर्ड्स हैं जिसके अंदर लिखे हुए हैं, जिस पे आपने क्या करना है, खास तौर पे ध्यान देना है। एग्जांपल, सेटिंग अ मंथली सेल्स टारगेट फॉर एम्प्लॉय मोटिवेट देम टू फोकस एंड वर्क हार्डर स्पेशली इफ दे रिसीव रेगुलर प्रोग्रेस फीडबैक, ठीक है। अगर उन्होंने बोल दिया कि इस महीने हमें 1000 सेल करनी है, तो उस 1000 सेल को अचीव कैसे किया जाएगा, टाइम टू टाइम आपको कम्युनिकेट भी किया जाएगा और टाइम टू टाइम आपको उस ग्रोथ के बारे में कैसे आप कर रहे हो उसके बारे में भी बताया जाएगा। तो इससे क्या होगा, इससे आप बेहतर काम कर पाओगे, इससे आप बेहतर तरीके से चीजों को अचीव कर पाओगे, ठीक है। यू विल बी एबल टू अचीव ऑल द थिंग्स, ठीक है। वो सारी चीजों को
आप फोकस कर पाओगे, आप उन सारी चीजों को अचीव कर पाओगे, ठीक है। दैट इज व्हाट वी कॉल गोल सेटिंग थ्योरी के अंदर आ जाता अच्छा, 40 है के जो भी चक्कर आपके में टारगेट। मुझे बताओ 40 के चक्कर में देन आ जाता है स्किनर रीइंफोर्समेंट थ्योरी, ठीक है। ये आप लोगों को पता ही है रीइंफोर्समेंट थ्योरी कौन सी थी, जो कौन सी कंडीशन थी ये, सीट पर क्लासिकल के साथ ऑपरेंट कंडीशन, ठीक है। तो ये कांसेप्ट बीएफ स्किनर के द्वारा दिया गया था, बिहेवियर इज शेप्ड बाय कॉन्सिक्वेंसेस। बोला कि जो बिहेवियर है उसके कॉन्सिक्वेंसेस के द्वारा क्या होता है, शेप होता है। सो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, डिजायर्ड बिहेवियर, बाय पनिशमेंट डिस्करेज अनडिजायर्ड बिहेवियर, ठीक है। तो दो तरीके के बिहेवियर हो सकते हैं, एक वो बिहेवियर जो आपके डिजायर्ड बिहेवियर है, जो हम आपसे एक्सपेक्ट करते हैं, उसको रिड्यूस करने की बात की जा रही है, और वो जिसके बिहेवियर को कम करना है उसके लिए नेगेटिवली उसको डिमोटिवेट भी किया जाएगा किसी काम को, ठीक है। मैंने एग्जांपल दी थी कि अगर कोई क्लास में बच्चा फर्स्ट आता है तो उसको शाबाशी दी जाती है, और अगर कोई फेल होता है तो उसको डांटा जाता है। सो टाइप्स ऑफ रीइंफोर्समेंट में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है। रिवॉर्डिंग डिजायर्ड बिहेवियर, ठीक है, बोनस और हाई परफॉर्मेंस, किसी ने अच्छा परफॉर्म किया है तो उसको बोनस दे दिया है। लेकिन नेगेटिव रीइंफोर्समेंट का मतलब रिमूविंग द नेगेटिव कंडीशन टू एनकरेज बिहेवियर, रिड्यूसिंग सुपरविजन व्हेन परफॉर्मेंस इंप्रूव, ठीक है। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट का मतलब होता है कि आपके बिहेवियर को एनकरेज करने के लिए कोई नेगेटिव कंडीशन को रिमूव करना, ठीक है। मतलब आप पहले अच्छा नहीं कर रहे थे तो आपको सुपरविजन प्रोवाइड किया गया, लेकिन अब आपकी परफॉर्मेंस अच्छी हो गई है तो सुपरविजन को रिड्यूस कर दिया जाएगा। पनिशमेंट कौन सा होता है, डिस्करेज बिहेवियर थ्रू वार्निंग फॉर पुअर परफॉर्मेंस। तो पनिशमेंट में आपको डंडे से काम करवाया जाता है। और एक एक्सटेंशन भी होता है, चौथा पॉइंट एक्सटेंशन होता है। एक्सटेंशन का मतलब क्या होता है, जब आपका एम्प्लॉयर है वो आपकी तरफ ध्यान देना बंद कर देता है, जब उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है आप कुछ भी कर रहे हो, कैसे भी कर रहे हो, उसको फोकस नहीं। तो ऑफरिंग इंसेंटिव्स फॉर मीटिंग टारगेट, पॉजिटिव बिहेवियर बाय वार्निंग डिस्करेज एब्सेंटिज्म, ठीक है। तो ये इस तरीके से होती है कि वार्निंग से तो आप जो आप लगातार एब्सेंट रहते हो ना अपने काम से, तो उन सब चीजों को भी क्या किया जाएगा, रिमूव किया जाएगा, उन सब चीजों को भी रिड्यूस किया जाए, ठीक है। मेरे हाथ कितने ठंडे ना, कितनी आई ना कितनी डोरी तंद लग रही है, तंद लग रही है, तंद लग रही है, तंद लग रही है, तंदी क्लियर है जी। तो ये वो कुछ ऐसी थ्योरीज हैं जिसको आपने समझना है, जिसको आपने याद रखना है। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हमने पढ़ना है वो है थ्योरीज ऑफ लीडरशिप, ठीक है। ये दोनों टॉपिक्स अपने आप में इंपॉर्टेंट है। कुछ नहीं पता कहां से सवाल आ जाएगा, लेकिन बेटर है कि आप सारे टॉपिक्स को, सारे थ्योरीज को अच्छे से एक बार रिवाइज कर लो, सारे कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से दिमाग में बिठा लो। तो जो लीडरशिप की थ्योरीज है वो बताता है कि लीडर है वो किस तरीके से इन्फ्लुएंस करता है, वो किस तरीके से इन्फ्लुएंस करता है, उसके लिए अलग अलग अप्रोचेस को यूज किया जाता है, ठीक है। लीडर है वो अपने जो उसके अंडर काम करने वाले लोग हैं उनके बिहेवियर को वो किस तरीके से इन्फ्लुएंस करता है, उनको किस तरीके से चेंज करता है, इन सब चीजों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो लीडरशिप की थ्योरीज में सबसे पहली जो थ्योरीज आती है वो कौन सी आती है, ट्रेड थ्योरी। और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रेड थ्योरी? ट्रेड थ्योरी का मतलब है कि जब ये माना जाता है कि जो लीडर है अगर उनके अंदर ये ट्रेड है तो वो बॉर्न होंगे, मतलब वो उस ट्रेड के साथ पैदा होंगे। आप किसी के अंदर कुछ ट्रेड डाल नहीं सकते हैं, तो लीडर आर बॉर्न नॉट मेड, ठीक है। कि बस जिनके अंदर वो स्किल्स हैं उनको आप लीडर बोल दोगे, और अगर उनके अंदर वो स्किल्स नहीं है तो आप उनको लीडर नहीं बोल सकते। तो आप उनको क्या नहीं कर सकते, आप बोलोगे कि इनके लीडर नहीं। So suggest that effective leader possess specific inherent, मतलब पैदा होते ही शुरू से ही उनके अंदर कुछ स्किल्स होते हैं, और क्वालिटी सच एज इंटेलिजेंस, कॉन्फिडेंस है ना, तो वो चीज डिटर्मिनेशन, इंटेग्रिटी, सोशल एबिलिटी, की ट्रेड्स से इंटेग्रिटी, कॉन्फिडेंस, इंटेलिजेंस, करिश्मा। Historical figures like Mahatma Gandhi and Winston Churchill are often cited as example as their innate qualities influence their leadership, और does not consider situational factor, not all individuals with these traits become effective leaders, ठीक है। लेकिन जरूरी नहीं है कि अगर उन लोगों के बीच में वो स्किल्स हैं तो वो लीडर बनेंगे ही बनेंगे, ठीक है। ये these are सिर्फ क्वालिटीज हैं। ट्रांजैक्शनल और ट्रांसफॉर्मेशनल में क्या फर्क होता है? ट्रांजैक्शनल और ट्रांसफॉर्मेशन में ये फर्क होता है, ट्रांजैक्शन का मतलब सिर्फ और सिर्फ एक्सचेंज करना होता है। ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है, सिर्फ एक्सचेंज करना होता है। आपने कुछ काम दिया, आप रिवॉर्ड और पनिशमेंट से काम करवा रहे हो। लेकिन ट्रांसफॉर्म करने का मतलब क्या होता है कि आप उनके अंदर इनोवेशन, आइडियाज, इन सब चीजों को भी डाल रहे हो। ट्रांजैक्शन सिर्फ और सिर्फ कहां तक सीमित होता है, वो सिर्फ रिवॉर्ड और पनिशमेंट तक ही सीमित होता है। वो कहां तक सीमित होता है बेटा, वो सिर्फ रिवॉर्ड और पनिशमेंट तक ही सीमित होता है। लेकिन ट्रांसफॉर्मेशनल के अंदर आप उनको ट्रांसफॉर्म, तुम उनको फ्यूचर लीडर बना रहे हो, ठीक है। व्हाट यू आर डूइंग, आप उनको फ्यूचर लीडर बना रहे हो। उसके बाद आता है हमारे पास व्यवहारिक थ्योरीज, बिहेवियर थ्योरीज। यहां पर फोकस किया जाता है, फोकस ऑन बिहेवियर रादर देन ट्रेड्स। यहां पे देखा जाता है कि जो लीडर्स के बिहेवियर है वो ज्यादा इन्फ्लुएंस करता है। जो लीडर का बिहेवियर होता है वो इन्फ्लुएंस करता है कि वो किस तरीके का डिसीजन लेगा, उसका लोगों पे क्या असर पड़ेगा। इफेक्टिव लीडरशिप कैन बी लर्न्ड एंड इन्वॉल्व स्पेसिफिक बिहेवियर दैट इंस्पायर। तो बोला है कि क्योंकि बिहेवियर तो सीखा जा सकता है, तो बोला जा रहा है कि जो बिहेवियर उसको सीखा जा सकता है, जिसके अंदर वो बोलते हैं कि 3 तरीके के लीडरशिप स्टाइल्स हो सकते हैं। एक है ऑटोक्रेटिक, एक है डेमोक्रेटिक और एक है लेजेस-फेयर। तो जो ऑटोक्रेटिक लीडरशिप है तो ये वो है जो इंडिपेंडेंट डिसीजंस लेते हैं, ठीक है, मतलब अथॉरिटेटिव होते हैं। डेमोक्रेटिक होते हैं जो टीम मेंबर्स को डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व करते हैं। और लेजेस-फेयर कौन से होते हैं, लीडर गिव्स टीम मेंबर्स ऑटोनॉमी। जो कि लेजेस-फेयर वो लीडर्स होते हैं जो टीम मेंबर्स को क्या करते हैं, पूरी तरह से ऑटोनॉमी दे देते हैं। इनको लगता है कि बस अब ये जो भी करना है इनके द्वारा किया जाएगा, ठीक है, मतलब ऑटोनॉमी दे दी जाती है, ठीक है। पूरे का पूरा पावर है वो टीम मेंबर्स को दे दिया जाता है। जैसे डेमोक्रेटिक लीडर हु इनकरेज ओपन कम्युनिकेशन एंड टीम इन्वॉल्वमेंट, डिसीजन मेकिंग, इग्नोर पर्सनैलिटी एंड अदर इंटरनल ट्रेट्स अफेक्टिंग बिहेवियर। अब इसमें सिर्फ ये देखा जाता है कि जो भी उस बिहेवियर को सीख लेगा, जो भी बंदा उस बिहेवियर को सीख लेगा वो आगे बढ़ेगा, जो भी बंदा उस बिहेवियर को सीखेगा वो तरक्की करेगा। लेकिन इसके अंदर जो बिहेवियरल थ्योरीज का एस्पेक्ट है, वो जो पर्सनल ट्रेट्स हैं, जो पर्सनल क्वालिटीज हैं, उसको क्या करता है, उसको इग्नोर करता है, उसको वो थोड़ा साइड पे करने की कोशिश करता है, राइट। इस वजह से उसके बाद मैंने आपको बता दिया है ट्रांजैक्शनल और ट्रांसफॉर्मेशनल थ्योरी होती है। ट्रांजैक्शन का मतलब सिर्फ और सिर्फ क्या होता है कि आप एक्सचेंज कर रहे हो। लीडर ने कुछ काम दिया, फॉलोअर ने काम किया, उसके लिए उनको रिवॉर्ड और पनिशमेंट है। तो ट्रांजैक्शनल में सिर्फ 2 वर्ड याद रखने अपने, रिवॉर्ड और पनिशमेंट। लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन में आप लोगों को क्या याद रखना है, इनोवेशन को याद रखना है, ठीक है। इन्फ्लुएंस की बात करते हैं, कुछ नए आइडियाज की बात की जाती है, मतलब वो फ्यूचर लीडर बना रहा है। अपने फॉलोअर को फॉलोअर ना रख के उनको लीडर बनाने की कोशिश कर रहा है, उनको फॉलोअर ना रख के लीडर बनाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। सो इस वजह से देन आ जाता है हमारे पास कुछ थ्योरीज आती हैं कॉन्टिजेंसी थ्योरी। जो कॉन्टिजेंसी थ्योरी है ये सबसे पहले किसके द्वारा दी गई थी, फ्रेडलर के द्वारा दी गई। This theory suggests that effective leadership depend upon match between leader style and situation। तो 2 एस पे डिपेंड करता है। बोला कि जो लीडर का स्टाइल है
वो और जो सिचुएशन होती है उन दो चीजों के बैलेंस पे क्या करता है, डिपेंड करता है। लीडर्स में भी टास्क ओरिएंटेड और रिलेशनशिप ओरिएंटेड एंड डिफरेंट सिचुएशन रिक्वायर डिफरेंट स्टाइल्स। तो बोला कि जो लीडर है पहला तो वो दो तरीके से फोकस कर सकता है। एक उसका फोकस या तो टास्क पे हो सकता है, टास्क मतलब जिसका काम पे है, दूसरा रिलेशनशिप पे हो सकता है और उसके अकॉर्डिंग सिचुएशन होगी। मतलब लीडरशिप का स्टाइल हो गया कि टास्क ओरिएंटेड है या फिर रिलेशनशिप ओरिएंटेड है, जिस तरीके की सिचुएशन होगी उसको उस हिसाब से मॉडिफाई करना पड़ेगा अपने स्टाइल को। कभी उसको टास्क ओरिएंटेड होना पड़ेगा, कभी उसको बिहेवियर ओरिएंटेड या फिर जो रिलेशनशिप ओरिएंटेड है वो होना पड़ेगा। लीडर्स में भी टास्क ओरिएंटेड एंड रिलेशनशिप ओरिएंटेड एंड डिफरेंट सिचुएशंस रिक्वायर डिफरेंट स्टाइल्स। और बोल रहे हैं कि हर तरीके के सिचुएशन में उसका अलग स्टाइल है, वो होना चाहिए, अलग तरीके से वो डिसीजन लेगा। सिचुएशनल फैक्टर्स कौन कौन से हो सकते हैं? तीन तरीके के सिचुएशनल फैक्टर्स हो सकते हैं। पहला कि जो लीडर और मेंबर है उनका रिलेशनशिप कैसा है, दूसरा टास्क स्ट्रक्चर कैसा है और तीसरा पोजीशन पावर है। मतलब कि लीडर और मेंबर का रिलेशन कैसा है। अगर वो अच्छा है तो वो किस पे फोकस करेगा, वो टास्क पे फोकस, सॉरी रिलेशन पे फोकस करेगा। अगर ये अच्छा नहीं है तो उसको टास्क पे फोकस करना पड़ेगा। टास्क स्ट्रक्चर, अगर सब कुछ बना बनाया है तो फिर उसको खुद से कुछ करने की जरूरत नहीं है। और तीसरा पोजीशन पावर, उसके पास कितनी पावर है ये भी बहुत मैटर करता है कि वो क्या डिसीजन लेगा। प्लीज इन सिचुएशनल फैक्टर्स को याद रखिएगा, कई बार यहाँ से सवाल पूछा गया। ठीक है, सिचुएशनल जो फैक्टर्स होते हैं बेटा इनको दिमाग में रखिएगा, यहाँ से बहुत बार सवाल पूछा गया है, इस वजह से इसको फोकस कीजिएगा, इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिएगा। तो तीन सिचुएशनल फैक्टर है और दो लीडरशिप स्टाइल है। सिचुएशनल फैक्टर कौन कौन से हैं? एक तो लीडर मेंबर का रिलेशन हो जाएगा, दूसरा टास्क स्ट्रक्चर हो जाएगा और तीसरा पावर हो जाएगा। ठीक है, पोजीशन पावर, उसके पास पोजीशन कितनी, पोजीशन के बेसिस पे उसके पास पावर कितनी है, कितनी पावर है वो कैरी करता है, कितना उसके अंदर वो पावर है, वो है मतलब। लाइक एग्जांपल, अ टास्क ओरिएंटेड लीडर मे बी मोर इफेक्टिव इन हाई प्रेशर एनवायरनमेंट। अब देखो, अगर एक हाई प्रेशर एनवायरनमेंट है जहां पर ये है कि भाई काम को खत्म करना है, डेडलाइन दी गई है कि अच्छा 15 दिन के अंदर ये काम हो जाना चाहिए, तो वहां पर वही बंदा काम करेगा जिसका टास्क पे फोकस है, वो डंडे से काम करवा सकता है। लेकिन व्हाइल रिलेशनशिप ओरिएंटेड लीडर सक्सेस इन कोलैबोरेटिव सेटिंग। लेकिन अगर टीम स्पिरिट की बात हो रही है, लोग मिलकर काम करें, कोई ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें 10 लोग मिलकर काम करेंगे, तो वहां पर आप उनसे डंडे से काम नहीं करवा सकते। वहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, वहां पर आप लोगों को कोलैबोरेटिव सेटिंग रखनी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा, वहां पर आप लोगों को कोलैबोरेटिव सेटिंग रखनी पड़ेगी। आपको ये डिसीजन लेना पड़ेगा कि भैया वो उस तरीके से काम किया जाए जिस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जिस टारगेट को हम अचीव करना चाहते हैं उसको अचीव करें। क्लियर है? क्यों मारो? क्यों मारो बढ़िया। मैंने तो मारो। ना तो मुझे भी ना आ यहाँ अरे राइट, समझ आया? तो नेक्स्ट आ जाता है, ये कॉन्टिजेंसी हो गया। देन आ जाता है सिचुएशनल लीडरशिप थ्योरी। अब सिचुएशनल लीडरशिप थ्योरी का कांसेप्ट किसके द्वारा दिया गया था? सुनाई हर्शे और ब्लैंकेट के द्वारा दिया गया था। ठीक है, हर्शे और ब्लैंकेट के द्वारा दिया गया था। दिस थ्योरी कॉन्सेप्ट क्या है? द लीडर शुड एडजस्ट देयर स्टाइल बेस्ड ऑन द रेडीनेस लेवल ऑफ फॉलोअर। देखो इसमें फर्क है। कॉन्टिजेंसी के अंदर सिचुएशनल फैक्टर्स की बात हो रही थी, याद रखिएगा, सिचुएशनल फैक्टर्स की बात हो रही थी, और जो सिचुएशनल लीडरशिप है उसमें रेडीनेस लेवल ऑफ देयर फॉलोअर, बस यही डिफरेंस है। वैसे तो दोनों ही कॉन्टिजेंसी है, सिचुएशनल भी तो वही होता है, लेकिन इसमें एक ही सिचुएशन को कंसीडर किया गया है। क्या कि जो लीडर्स हैं उनके जो फॉलोअर हैं क्या वो तैयार हैं, आर दे रेडी? ठीक है, कि वो जो है क्या वो काम करने के लिए तैयार हैं। रेडीनेस लेवल ऑफ देयर फॉलोअर, द लीडरशिप स्टाइल चेंज अकॉर्डिंग टू टीम्स कॉम्पिटेंस एंड कमिटमेंट। तो बोला कि जितना उनका लेवल होगा, ठीक है, मतलब उनको फॉलो करने वाले लोगों का लेवल जो भी होगा उसके हिसाब से उनका जो स्टाइल है वो क्या होता जाएगा, चेंज होता जाएगा। ठीक है, जैसे टेलिंग, सेलिंग, पार्टिसिपेटिंग और डेलीगेटिंग। तो बोले कि चार तरीके का स्टाइल हो सकता है। जैसे बिगिनर्स के लिए टेलिंग होता है जिसमें हाई डायरेक्शन होता है, लो सपोर्ट होता है, मतलब स्टार्टिंग के लिए। जब लर्निंग फेज आ जाती है, टेलिंग के बाद सेलिंग है, डायरेक्शन ज्यादा हो जाती है, सपोर्ट थोड़ी सी बढ़ा देती हूं। तीसरे नंबर पे आ जाता है पार्टिसिपेटिंग। पार्टिसिपेटिंग का मतलब जब डायरेक्शन कम है, सपोर्ट है वो ज्यादा होता है। चौथे नंबर पे आ जाता है डेलीगेटिंग, जहां पर डायरेक्शन और सपोर्ट दोनों को कम कर दिया जाता है। दैट मींस फॉर एक्सपीरियंस एंड मोटिवेशन। राइट, जैसे जैसे टाइम गुजरता जाता है लोग एक्सपीरियंस होते रहते हैं, तो टेलिंग में आप क्या करते हो, उनको डिसीजन देते हो, कोई गाइडेंस नहीं देते हो क्योंकि स्टार्टिंग है। सेलिंग के अंदर आप डिसीजन देते हो, सपोर्ट बढ़िया देते हो। ठीक है, ऐसे सपोर्ट याद रखिएगा, हाई सपोर्ट। पार्टिसिपेटिंग में अब वो लोगों को सपोर्ट ज्यादा है लेकिन डायरेक्शन कम की जरूरत है क्योंकि वो आगे बढ़ रहे हैं। और फिर आ जाता है डेलीगेटिंग, जहां पर दोनों चीजें लो हो जाती हैं। अब इस तरीके की चीजों को याद रखना आपने, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अ मैनेजर में यूज द टेलिंग अप्रोच फॉर न्यू एम्प्लॉइज एंड डेलीगेट फॉर एक्सपीरियंस। तो बोला कि जो बिल्कुल ही नए लोग आए हैं उसके लिए टेलिंग स्टाइल को यूज कर सकता है, लेकिन वो लोग जो बहुत लंबे समय से काम कर रहे हैं, जिनको काम करने का बहुत तजुर्बा है, जिनको काम करने का बहुत एक्सपीरियंस है, उनके लिए वो क्या कर सकते हैं, उनके लिए डेलीगेटिंग स्टाइल को यूज कर सकते हैं। उनके लिए किस चीज को यूज कर सकते हैं, दे कैन यूज डेलीगेटिंग। सो लिमिटेशन क्या है, कांस्टेंट एडेप्टेशन एंड असेसमेंट ऑफ टीम रेडीनेस। इसमें दिक्कत यही है कि आपको बार-बार देखते रहना पड़ता है कि लोग कैसे काम कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं, और उसके हिसाब से आपको आगे बढ़ना पड़ता है। कंपनी में हिंसक है ना, मतलब इतनी बना है हैं? राइट, तो इसको बोला था, समझ आया ना? सिचुएशनल लीडरशिप और कॉन्टिजेंसी में क्या फर्क है? कॉन्टिजेंसी में तीन सिचुएशनल फैक्टर्स थे, एक था रिलेशनशिप वाला, एक टास्क था और एक पावर था। और जो सिचुएशनल है उसमें एक ही चीज की बात की जा रही है, क्या कि भैया रेडीनेस देखेंगे, अगर वो तैयार हैं तो डेलीगेट कर दो, अगर वो तैयार नहीं है तो सेलिंग होना चाहिए। ठीक है, ये कई बार 8 वाला जो होता है टेलिंग, सेलिंग, डेलीगेटिंग ना, वो आपने पढ़ा होगा मेन कोर्स में, तो अभी इसको डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। क्रक्स के तौर पे, समरी के तौर पे आप अपने नोट्स में ये वाली जो चार चीजें हैं उसको बाद में ऐड कर सकते हो। जाना जाता है 5 गोल थ्योरी ऑफ लीडरशिप। अब सेम वही जैसे वो गोल थ्योरी थी रॉबर्ट लॉक की है, यहां पर जो 5 गोल थ्योरी है वो किसके द्वारा दी गई है? दिस इज गिवन बाय रॉबर्ट हाउस। कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, वो जॉन लॉक वाली थ्योरी थी जो मोटिवेशन थी, और यहां पर रॉबर्ट हाउस वाली है जो याद रखना है। दिस थ्योरी सजेस्ट दैट अ लीडर्स जॉब इज टू असिस्ट फॉलोअर इन अचीविंग देयर गोल्स बाय प्रोवाइडिंग डायरेक्शन, सपोर्ट एंड रिवॉर्ड। तो बोला कि उनके गोल्स को अचीव करने के लिए, उनके गोल्स को अचीव करवाने के लिए जो एक लीडर है वो उनको प्रॉपर गाइडेंस प्रोवाइड करेगा, वो प्रॉपर सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, वो प्रॉपर रिवॉर्ड प्रोवाइड करेगा।
लीडर चूज स्टाइल बेस्ड ऑन द नीड्स ऑफ देयर टीम एंड द वर्क एनवायरनमेंट। बोल रहे हैं कि वो वर्क एनवायरनमेंट पे उनकी जो टीम है उस पे फोकस करेंगे, वर्क एनवायरनमेंट पे टारगेट होना चाहिए, तभी वो अपने गोल्स को क्या कर पाएंगे, अचीव कर पाएंगे। सो इसमें कौन कौन सा लीडरशिप स्टाइल होता है, मैंने आपको डीएसपी आगरा करके एक एग्जांपल दी थी। इसमें डीएसपी ऐसे भी याद रख सकते हो, पोलर डायरेक्टिव, लीडर प्रोवाइड क्लियर इंस्ट्रक्शन। जो शुरुआत होती है तो वो प्रॉपर क्लियर इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करते हैं। दूसरा एस सपोर्ट, फोकस ऑन टीम वेलफेयर और मोरल। तीसरे नंबर पे पार्टिसिपेटिव, उनको इन्वॉल्व किया जाता है डिसीजन मेकिंग में और अचीवमेंट। लीडर सेट चैलेंजिंग गोल्स एंड एक्सपेक्ट हाई परफॉर्मेंस। तो डीएसपी है मतलब समझ रहे हो, डायरेक्शंस देना है, सपोर्ट प्रोवाइड करना है, फोकस ऑन टीम वेलफेयर मतलब सपोर्ट टीम वेलफेयर के हिसाब से, पार्टिसिपेटिव जहां पर मेंबर्स को डिसीजन मेकिंग में क्या किया जा रहा है, इन्वॉल्व किया जा रहा है, और तीसरा जाता है चौथा जाता है अचीवमेंट ओरिएंटेड, जहां पर जो चैलेंजिंग गोल सेट किए जाते हैं और हाई परफॉर्मेंस को एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो लोग हैं वो बढ़िया परफॉर्मेंस देंगे। माधव पकड़ लो, पढ़ने ना दे रहो, कुछ ना करने दे रहा ना। वो तो खाई रही है अभी। कहाँ जा रहे हो? A supportive leader is high stress environment or achievement oriented leader to high performance teams। ठीक है, तो ये हो जाएगा। Then another limitation relies heavily on the leader's ability to accurately assess team needs and working conditions। ठीक है, तो ये भी बिल्कुल सिंपल है। इसको क्या बोल दिया जाता है, गोल पाथ गोल थ्योरी। देन ये आ जाता है आपका ट्रांजैक्शनल और ट्रांसफॉर्मेशन। मैं पढ़ा देता हूं आपको। पहला जाता है ट्रांसफॉर्मेशन, पहले ट्रांजैक्शन पढ़ा देता हूं। ठीक है, ट्रांजैक्शन में थोड़ी देर पहले बताया था। ट्रांजैक्शन तो लेन-देन होगा। ठीक है, लेन देनात्मक नेतृत्व मतलब जहां पर सिर्फ और सिर्फ रिवॉर्ड और पनिशमेंट है, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। कॉन्सेप्ट फोकस ऑन द एक्सचेंज बिटवीन लीडर एंड फॉलोअर। लीडर प्रोवाइड रिवॉर्ड और पनिशमेंट बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस, मोटिवेटिंग एम्प्लॉइज टू मीट एस्टैब्लिश्ड गोल्स। तो जो भी गोल्स बनाए गए हैं उन गोल्स को अचीव करने में क्या करेंगे, हेल्प करने वाले हैं। कॉन्टिजेंट रिवॉर्ड लिखा होगा ना, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन होता है, मतलब वो उनको काम करने देते हैं जहां जहां पर जरूरत होती है, वहां पर बीच में उनको पैसिव मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, एक्टिव मतलब जहां पर थोड़ा बहुत उनके काम में दखलंदाजी की जाती है या कम दखलंदाजी की जाती है, वो चीज यहां पर लिखी गई है। असेस मैनेजर हु सेट्स सेल्स टारगेट एंड रिवॉर्ड एम्प्लॉय टू मीट द टारगेट। लिमिटेड फोकस ऑन लॉन्ग टर्म ग्रोथ, इनोवेशन और एम्प्लॉयज। लेकिन इसमें दिक्कत यही है कि अब रिवॉर्ड और पनिशमेंट तक ही सीमित रह जाते हैं। जो फॉलोअर्स होते हैं ना, वो सोच ही नहीं पाते, वो सोच ही नहीं पाते कि हमें आगे बढ़ना है, हमें तरक्की करनी है, वो वहां तक ही सीमित होकर रह जाते हैं। उनका जो फोकस होता है वो इतना ही रह जाता है कि बस हमें इतना ही करना है, इससे ज्यादा हमें करने की जरूरत ही नहीं, इससे ज्यादा तो हमें करना ही नहीं। ठीक है, इस वजह से। लेकिन ट्रांसफॉर्मेशनल में फर्क होता है। ट्रांसफॉर्मेशनल क्या हो जाता है, इट इंस्पायर एंड मोटिवेट देयर टीम थ्रू विजन, पैशन और एंथुसियाज्म। अब ये मोटिवेट करते हैं, उनको रिवॉर्ड और पनिशमेंट से आगे बढ़ा दिया जाता है। ठीक है, उनको क्या किया जाता है, रिवॉर्ड और पनिशमेंट से आगे लेके जाते हैं कि भैया नहीं, अब इससे हमें आगे बढ़ना है। लाइक दे क्रिएट अ कल्चर ऑफ इनोवेशन, बताया था ना, इनोवेशन की बात है, विजनरी लीडरशिप, इंस्पिरेशनल मोटिव, इंटेलेक्चुअल और 4 आईज थी इसमें। ठीक है, ये यहाँ पर एक 4 आईज की यहाँ पर मैंने बात की थी। ठीक है, मैंने बताया था 4 आईज होती हैं। ठीक है, इसमें क्या होते हैं, 4 आईज होती हैं, 4 आईज होती है। ठीक है, तो जिसमें एक इंस्पिरेशनल मोटिवेशन है, इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन है, इंडिविजुअल कंसीडरेशन और एक और होता है। ठीक है, सो ये शायद यहाँ पर वो मिस है, लेकिन मैं बता रहा हूँ 4 आईज होती है, तो ये चारों मतलब आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, कौन कौन सी है, इंस्पिरेशनल मोटिवेशन, इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन, इंडिविजुअल कंसीडरेशन। एक और होता है चौथा, वो याद से नोट डाउन कर लीजिएगा। लाइक स्टीव जॉब्स इज साइटेड एज ट्रांसफॉर्मेशनल, हु इंस्पायर्ड इनोवेशन एंड डेडिकेशन टू इट। तो जो स्टीव जॉब्स है वो इस तरीके के लीडर कंसीडर किया जाता है। लिमिटेशन क्या है, कैन लीड टू बर्नआउट इफ लीडर डिमांड टू मच फ्रॉम देयर फॉलोअर। लेकिन इसमें दिक्कत यही होती है, आई थिंक इनोवेशन था शायद। ठीक है, इनोवेशन था, शायद याद नहीं है मुझे, शायद प्रॉपर इनोवेशन जैसा ही कुछ था। ठीक है, अगर आपको याद है तो बता दीजिए कमेंट में। इनोवेशन की यहाँ पर क्या की गई थी, बात की गई थी। तो स्टीव जॉब है, उसको ट्रांसफॉर्मेशन लीडर बोला जाता है। क्यों, क्योंकि वो इनोवेशन और डेडिकेशन है वो अपनी टीम में क्या करता है, इन्फ्यूल करता है। बट बर्नआउट हो जाता है क्योंकि आप बहुत ज्यादा डिमांड कर रहे हो तो फिर दिक्कत हो जाती है। ठीक है, इफ यू आर वेरी मच डिमांडिंग, ठीक है, आपका फोकस आप लगातार डिमांड कर रहे हो, ठीक है, बहुत ज्यादा डिमांडिंग है, तो फिर उसमें क्या हो सकती है, उसमें थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है। इट कैन बी अ प्रॉब्लम। ठीक है, ये क्या हो सकती है, ये प्रॉब्लम हो सकती है। राइट, तो यहाँ पर तो सिंपल है। ठीक है, कि उनको कुछ फोकस नहीं किया जा रहा है, पर्सनल डेवलपमेंट में नहीं होता है, जहां पर स्टेबल एनवायरनमेंट होता है। ठीक है, रूटीन एनवायरनमेंट होता है, वहां तक तो ये चलता है, रूटीन एनवायरनमेंट से आगे ये बात नहीं बढ़ पाई। देन आ जाता है चरिस्मेटिक। चरिस्मा तो मतलब आपको समझते हो, मैग्नेटिक पर्सनैलिटी। वर्ड कितना सही लिखा हुआ है, मैग्नेटिक पर्सनैलिटी, कि वो लोग जिनकी पर्सनैलिटी ही मैग्नेटिक है, मतलब जो अपनी तरफ लोगों को खींच लेते हैं। सो दैट इंस्पायर लॉयल्टी एंड डिवोशन अमंग द फॉलोअर्स, जिनके फॉलोअर्स एकदम से लॉयल होते हैं। ठीक है, उनकी हर बात को मानना, उस पर फोकस करना। दे आर स्किल्ड एट कम्युनिकेटिंग देयर विजन एंड एनर्जाइजिंग अदर टू फॉलो देयर एंथुसियास्टिकली। तो कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे होते हैं, उनके अंदर कॉन्फिडेंस होता है, उनके अंदर चार्म होता है, उनके अंदर इन्फ्लुएंस होता है, इस तरीके के। लाइक जैसे मार्टिन लूथर किंग की बात कर रहे हैं, चरिस्मेटिक लीडर थे। लिमिटेशन क्या है, ओवर रिलायंस ऑन लीडर्स पर्सनालिटी व्हिच कैन क्रिएट डिपेंडेंसी, नॉट सुटेबल इफ द लीडर इज। इसमें दिक्कत वही है कि अगर आप पूरे तरह लीडर पे डिपेंड हो गए, ठीक है, इफ यू आर टोटली डिपेंडेंट ऑन द लीडर, और कल को लीडर छोड़ के चला जाता है, तो आपको ऐसे अनाथ वाली फील आती है कि यार अब हमारा लीडर ही नहीं है तो हम क्या करेंगे। ठीक है, बट वी कैन डू, जब हमारा लीडर ही यहाँ पर अब अवेलेबल नहीं रहा है, तो वो करिस्मेटिक लीडरशिप थ्योरीज को बोले जाते हैं। देन आता है हमारा सेवा प्रधान नेतृत्व सिद्धांत, जिसको सर्वेंट लीडरशिप थ्योरी बोलते हैं। अ सर्वेंट लीडर प्रायोरिटाइज द नीड्स ऑफ देयर टीम, फोकसिंग ऑन सर्विंग रेदर देन लीडिंग। दे एम्पावर, सपोर्ट एंड असिस्ट द टीम मेंबर्स टू ग्रो पर्सनली एंड प्रोफेशनली। तो यहाँ पर सर्व मतलब वो उनसे कुछ उनको टारगेट नहीं दे रहा, उनकी सेवा करने वाली फीलिंग में आता है, समझो ना, नीड्स ऑफ टीम की जरूरत है, जैसे वो आता है ना पैटर्नलिस्टिक, तो ये वो तरीके से होता है, उनको सपोर्ट करता है, एम्पैथी उनको सुनता है, स्टीवर्डशिप उनके तरह एजेंट के लिए काम करता है, कम्युनिटी बिल्डिंग ह्यूमैनिटी आती है। महात्मा गांधी इज ऑफन साइटेड एज सर्वेंट लीडर हु प्रायोरिटाइज द वेलफेयर ऑफ अदर्स, मतलब जो दूसरों के वेलफेयर के बारे में बात करते हैं। लिमिटेशंस मे बी लेस इफेक्टिव इन हाई कॉम्पिटिटिव, और पुराने समय में ये सब चीजें पॉसिबल थी, लेकिन आज के समय पर ये सब चीजों को अप्लाई करना, आज के समय में इन सब चीजों को इंटीग्रेट करना काफी ज्यादा डिफिकल्ट है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार चीजें चेंज हो रही हैं, जिस तरीके से एनवायरमेंट लगातार चेंज हो रहा है, तो वहां पर इन सब चीजों को फोकस नहीं। हाँ, सोशल बोल सकते हो, मतलब इसमें वेलफेयर की बात हो रही है, मतलब सर्वेंट मतलब मालिक नहीं हूं मैं, नौकर हूं, तो मैं तुम्हारे वेलफेयर के बारे में सोच रहा हूं, आप ऐसा समझिए। मैं किसके बारे में सोच रहा हूं, आई एम थिंकिंग अबाउट योर वेलफेयर। तुम मुझे बताओ कि तुम्हारी जरूरत क्या, तुम्हारी जरूरत को, तुम्हारी नीड को पूरा करने की जिम्मेवारी मेरी, तुम्हारी जो नीड है ना, तुम्हारी नीड्स को फुलफिल करने की जिम्मेवारी मेरी।
जो भी तुम्हारी जरूरतें हैं, जो भी तुम्हारी नीड्स हैं, उन नीड्स को फुलफिल करने की जिम्मेवारी मेरी है, ये बोला गया। क्लियर है जी? और लास्ट में आ जाते हैं, ये तो वही आ गया, ठीक है, ट्रांजैक्शनल लीडर और ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर, ठीक है। तो ट्रांजैक्शनल लीडर फोकस ऑन अचीविंग गोल्स थ्रू एस्टैब्लिश्ड प्रोसीजर्स, प्रोसेसेस, जो ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड प्रोसेसेस हैं, जो रूल्स बने हुए हैं, जो रिवॉर्ड्स वगैरह की बात की गई। लीडर्स मेंटेन स्टेबिलिटी एंड फॉलो सेट गाइडलाइंस टू इंश्योर रिजल्ट्स। ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप में क्या हो जाता है, ही सीक्स टू इंस्पायर एंड अपलिफ्ट फॉलोअर्स बाय फोकसिंग ऑन विजन, पर्सनल डेवलपमेंट, तो जो अभी हम थोड़ी देर पहले पढ़ा था, सेम वही है। A transactional leader may reward team for meeting target, while a transformational leader motivates them to innovate and exceed expectations. Transactional leadership can lead to limited growth, while transformational leader may not fit well in routine-oriented or strictly regulated environment. Clear है? इसमें दो थ्योरीज हैं जो मिस हैं, फिर इसका पार्ट है, जो थी आपकी वो एक थी वो यूनिवर्सिटी ऑफ लोअर वाली और एक मिशिगन ओयो स्टडी, ठीक है। वो दो थ्योरीज आप एक बार अपनी तरफ से रिवाइज कर लीजिएगा, बता दे रहा हूं, ठीक है, वो इसमें ऐड नहीं है, बिहेवियर का पार्ट है, ठीक है। मिशिगन वाली एक यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन वाली और एक ओयो वाली, ठीक है। दो या तीन एक मैनेजर, ठीक है, मतलब जो भी मतलब रिवीजन कोर्स हो रहा है ना, तो ऑब्वियसली बात है, कुछ ना कुछ हो सकता है चीज मिस हो, लेकिन मुझे अभी याद आया है तो मैं आपको बता रहा हूं कि आप उसको नोट डाउन कर लीजिएगा, उसको अपनी तरफ से क्या कर सकते हो, आप रिवाइज कर सकते हो। ये यहाँ पे खत्म होता है अभी। मोस्ट प्रोबेबली कल से मैं ये क्लास है वो आपकी पेपर 2 पे कंटिन्यू कर दूंगा और इसकी टाइमिंग चेंज कर देंगे, शाम को कर देंगे, ठीक है। शाम को 7 से 8 बजे तक, 7 से 8 बजे तक है, तो पेपर 1 की क्लास अल्टरनेटिव डे पे ले लेंगे, पेपर 2 को